अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में, और उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट सारे पढ़ लिए थे। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, और इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो इरेक्शन होती है और जो एजैकुलेशन होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। ये हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। अब अगर आप लोग फर्टिलाइजेशन को ठीक से समझ जाएं तो आप लोग को ये समझने में आसानी होगी कि मेल इनफर्टाइल कैसे होता है, उसमें वो फर्टिलाइजेशन जो नहीं होती तो वो कैसे नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप लोग फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। फर्टिलाइजेशन होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल ये एक मेल है, ये क्या है, ये है मेल, और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो मेल के जो गैमीट्स होते हैं, जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पर्म, जिससे बच्चा पैदा होता है। और फीमेल के जो गैमेटिक सेल होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओवम, जो गैमेट्स होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ओवम। तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिल जाए और वो आपस में मिल के क्या बनाए, ज़ायकोड बनाए, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है कि मेल और फीमेल के जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, वो आपस में मिल जाए और उससे क्या बन जाए, ज़ायकोड बन जाए, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये दो तरीक़ों से पॉसिबल है। मतलब ये जो स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं और इससे जो ज़ायकोड बनता है, तो ये दो तरीक़ों से पॉसिबल हो सकता है। एक नेचुरल तरीके से मतलब कि ड्यूरिंग एक मेल आ जाए और दूसरा फीमेल आ जाए और वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो एजेक्ट कर जाए इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहाँ पे जाके वो जो स्पर्म होता है वो फीमेल के ओवम के साथ मिल जाए, उस ज़ायकोड बनाए, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल फर्टिलाइजेशन। अब एक और फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, सेकंड नंबर पे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें नेचुरल तरीके से नहीं होता। नेचुरल तरीके से मतलब यह है कि मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जाते। इसमें क्या होता है कि ये एक मेल है, ये क्या है, मेल है। इस मेल का स्पर्म उठाया जाता है, मतलब मेल से ये स्पर्म लिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, और वो स्पर्म थ्रू डिफरेंट टेक्निक फीमेल के ओवम के साथ ये स्पर्म मिलाया जाता है, फीमेल के ओवम के साथ ये स्पर्म मिलाया जाता है, और क्या बनाते हैं, ये नेचुरल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से। ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है, फीमेल के बॉडी के अंदर भी हो सकता है। तो नेचुरल तरीके से कुछ नहीं हो रहा, ये आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म लिया जाता है और ओवम के साथ मिलाया जाता है, और उनसे क्या बनाते हैं, इन दोनों की मिलाप से क्या बनाते हैं, ज़ायकोड बनाते हैं। इन दोनों की मिलाप से क्या बनता है, ज़ायकोड बनता है, और ज़ायकोड जैसे ही बन जाता है तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रही है ये नेचुरल तरीके से नहीं हो रही, ये आर्टिफिशियल तरीके से हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा जितने भी टेस्ट ट्यूब बेबी बनते हैं तो वो इसी प्रोसीजर से बनते हैं। ऑल्दो वहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, वहाँ पे भी ज़ायकोड बनता है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से नहीं होता, वो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से होता है। तो ऐसे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन है। अब ये सारी बातें मैं इतनी क्लियर कट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारी सोसाइटी में ये बातें नहीं बताई जाती, ना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन आप लोगों को इन बातों की का जो पता है वो नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हमें इन बातों के बारे में मतलब ठीक से नहीं बताया जाता। तो मैं क्लियर कट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक कपल है, उनके बेटे नहीं हो रहे, उनके जो बच्चे हैं वो नहीं हो रहे,
तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं। तो पहले कुछ डॉक्टर कहते हैं हाँ मतलब मसला है कोई और आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, लेकिन फिर कुछ देर बाद ऐसे कंडीशन आ सकती है, नो डाउट अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो किसी को भी किसी भी एज में जो बच्चे हैं वो अता फरमा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसके ज़रिए किसी भी मेल का स्पर्म उठाया जा सकता है और वो किसी भी फीमेल के ओवम के साथ वहाँ पे मिलाया जा सकता है और उससे ज़ायकोट बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को इन सारी बातों का पता होना चाहिए कि ऐसे प्रोसीजर भी है जिसमें अगर किसी कपल के मेल में ख़राबी है, मतलब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ख़राबी है, उनके जो स्पर्म है वो इनफर्टाइल है, हम अभी इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे कि अगर मेल में कोई चांस नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन काज कर सके नेचुरल तरीके से, तो डॉक्टर ऐसे प्रोसीजर भी अख्तियार कर सकते हैं जो कि इस फर्टिलाइजेशन को काज कर सकते हैं किसी और मेल के स्पर्म को उठा के। तो आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि ऐसे प्रोसीजर भी होते हैं। तो ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अब ये तो होगी फर्टिलाइजेशन। अब इनफर्टिलिटी क्या होगी? इनफर्टिलिटी क्या होगी? इनफर्टिलिटी मेल की अगर आप लोग देखें तो वो ख़राबी जिसमें ये स्पर्म जो है, मेल की ये जो स्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन काज ना कर सके, मतलब इनके स्पर्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ख़राबी आ गई, कोई इसके न्यूरोनल सेल में ख़राबी आ गई, कोई मतलब कोई भी ऐसी ख़राबी जिसकी वजह से मेल में कोई भी ऐसी ख़राबी जिसकी वजह से मेल के ये जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन काज ना कर सके, वो फर्टिलाइजेशन काज ना कर सके नेचुरल तरीके से, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब ये जो इनफर्टिलिटी होती है किसी भी मेल में, इनके मुख्तलिफ काजेज़ हो सकते हैं। पहला जो काज है दैट इज़ स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट्स मतलब ये है कि स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए। सेकेंड, एबनॉर्मल स्पर्म, पहले स्पर्म का काउंट ही डिक्रीज़ हो जाए, स्पर्म का काउंट ही क्या हो जाए? डिक्रीज़ हो जाए। सेकंड, एबनॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस हो जाए, मतलब नॉर्मल जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस ना हो, एबनॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस हो, इमैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस हो, तो उसमें ये चांसेस है कि ये जो मेल है ये फर्टिलाइजेशन से क्या कर जाए? ये फर्टिलाइजेशन से लॉस कर जाए और फर्टिलाइजेशन काज ना कर पाए। अब ये जो स्पर्म काउंट है या एबनॉर्मल स्पर्म की प्रोडक्शन है, इसके लिए जो मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हाइपोथैलेमस में अगर कोई ख़राबी आ जाए तो उसकी वजह से स्पर्म के काउंट डिक्रीज़ हो सकता है, एबनॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ख़राबी आ जाए तो उससे भी एबनॉर्मल काउंट में एबनॉर्मल स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकंड, ट्रॉमा, टेस्टिस को कोई ट्रॉमा हुआ है, कैंसर हुआ है टेस्टिस को, या कोई ऐसे ड्रग्स आप ले रहे हैं जिसकी वजह से टेस्टिस ख़राब हो जाए और उसकी वजह से नॉर्मल अमाउंट में एंड नॉर्मल साइज़ एंड शेप में जो है स्पर्म वो प्रोड्यूस ना हो जाए। सेकंड जो मोस्ट रीज़न है दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इनफर्टिलिटी के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्ड, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि एरेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए। अब अगर किसी बंदे में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो उसकी जो एरेक्शन है वो नहीं होती, तो एरेक्शन ना होने की वजह से भी वो मेल जो है वो इनफर्टाइल कर सकता है। और एरेक्शन के डिस्फंक्शन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, फर्स्ट वन इज़ न्यूरोनल डैमेज, न्यूरोनल डैमेज। सेकंड, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। थर्ड, मेडिकेशन, कोई आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो एरेक्शन है वो स्टॉप हो सकती है, एरेक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। लॉस ऑफ पार्टनर अट्रैक्शन, मतलब ये है कि कोई कपल है तो उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन नहीं हो रही तो एरेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। तो लास्ट वन जिसकी वजह से मेल इनफर्टाइल कर सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है उसमें, दैट इज़ ब्लड फ्लो रिड्यूस टुवर्ड्स पीनस। जो पीनस की ब्लड फ्लो होती है वो अगर रिड्यूस कर जाए तो उससे भी एरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा तो मे बी ये मेल जो है ये नेचुरल तरीके से फर्टाइल ना कर पाए। अब यहाँ पे ये जितनी भी इनफर्टिलिटी के काजेज़ है, जैसे कि हमने स्पर्म काउंट पर लिया, एबनॉर्मल काउंट तो या ऑब्स्ट्रक्शन, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ब्लड फ्लो रिड्यूस, अब इन सारे काजेज़ में
कुछ काजेज़ ऐसे होंगे जिसकी वजह से ना ही नेचुरल तरीके से ये जो मेल है ये फर्टिलिटी काज कर सकता है, ना ही आर्टिफिशियल तरीके से। मतलब दोनों तरीक़ों से वो उसके जो स्पर्म होंगे वो फर्टिलिटी काज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे काज होंगे, कुछ ऐसे काज होंगे जिसकी वजह से वो मेल जो है वो नेचुरल तरीके से फर्टिलिटी काज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से उनके स्पर्म को यूटिलाइज करें तो उसके स्पर्म से हम फर्टिलिटी काज कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन आ सकते हैं किसी भी कॉजेज़ में। तो हम अभी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से काजेज़ होते हैं और उसका क्या मतलब होता है और कैसे वो सारे काजेज़ जो है वो मेल में इनफर्टिलिटी काज कर सकते हैं। फर्स्ट है स्पर्म काउंट रिड्यूस एंड एबनॉर्मल स्पर्म। तो हमने क्या कहा था कि जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्म सेल्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी ये क्या है? स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। तो ये सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने डिटेल से लेक्चर अपलोड किया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, तो आप लोग अगर वो देख ले तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा कि स्पर्म यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द कुछ सेल पाए जाते हैं, मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। उसे हम क्या कहते हैं? उन सेल को हम कहते हैं लैडिंग सेल। उन्हें हम क्या कहते हैं? लैडिंग सेल। अब ये जो लैडिंग सेल होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि यहाँ पे ये जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नॉर्मल अमाउंट में हो, वो क्या हो? नॉर्मल अमाउंट में हो, और उसका जो शेप है, उसकी जो नॉर्मल मैच्योरेशन है वो नॉर्मली हो, ठीक तरीके से हो। अगर ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तभी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो पॉसिबल है। उसका काउंट भी नॉर्मल होगा, उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी नॉर्मल होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन किसी वजह से नहीं प्रोड्यूस हो रहा, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो चुका है, लैडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन को ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो टेस्टोस्टेरोन जब नहीं होगा तो स्पर्म ठीक से नहीं बनेंगे, स्पर्म बनेंगे नहीं। अगर टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पर्म कम बनेंगे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि नॉर्मल अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाए एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाए। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर, उसमें जो स्पर्म यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और जब एजाकुलेट करते हैं ये स्पर्म जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जाते हैं और फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पस वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं, तो इजाकुलेशन के वक्त जो स्पर्म एजेक्ट होते हैं तो उसमें अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी स्पर्म होते हैं अगर परसेंटेज ले लें तो उसमें 60% स्पर्म नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है 60% स्पर्म, अगर 100% एजाकुलेट हुआ है तो 100% में 60% स्पर्म का जो शेप है एंड स्ट्रक्चर है तो वो नॉर्मल होना चाहिए। उसमें 40% स्पर्म वर्गली एक्टिव होने चाहिए, वर्गली एक्टिव होने चाहिए। उसकी जो एक्टिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उस मेल में फर्टिलाइजेशन के चांसेस है। अगर इसकी जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब इसका शेप एंड स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस हो जाए, 60% की बजाय 30% पे आ जाए, और उसकी जो एक्टिवनेस है वो 40% से आ जाए 10 to 15%, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि वो जो मेल है वो फर्टिलाइजेशन काज ना कर सके, वो फर्टिलाइजेशन काज ना कर सके। और इसकी जो वर्गिलिटी है, मतलब जो मोटिलिटी है, जो उसकी एक्टिवनेस है और उसका जो नॉर्मल शेप में एंड स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन है वो किसके डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है टेस्टोस्टेरोन पे। अगर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल अमाउंट में किसी भी मेल में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो नॉर्मल शेप के होंगे, नॉर्मल अमाउंट में होंगे एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर के होंगे, और उसकी जो एक्टिवनेस है वो भी नॉर्मल होगी। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो स्पर्म ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं होंगे, ना ही शेप में ना ही नंबर में, ठीक है। और इस टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कौन करता है?
मतलब ऐसे क्या चीज़ें आती हैं, मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे ही मेल जो है वो प्यूबर्टी के एज में एंटर कर जाए तो उस वक्त मेल के हाइपोथैलेमस से कुछ फैक्टर, कुछ न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, कुछ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, वहाँ से कुछ फैक्टर जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है। ये मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ही कोई भी मेल प्यूबर्टी के एज में एंटर कर जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, से स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उस वक्त। ये मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कैसे ये स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं कि मेल जैसे ही प्यूबर्टी के एज में एंटर कर जाए वहाँ पे उसके हाइपोथैलेमस में यहाँ पे दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड आर्कुएट न्यूक्लियस। तो ये दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या कर जाते हैं, ये एक फैक्टर रिलीज़ करता है एंड दैट फैक्टर कॉल्ड GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाता है। ये आता है नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में इसके लिए सेल होते हैं, दैट इज कॉल्ड गोनेडोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स पे ये GnRH आके एक्ट कर लेता है और वहाँ से क्या रिलीज़ करता है, गोनेडोट्रोप से दो किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाजिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड ल्यूटिनाजिंग हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये क्या कर जाए, ये टेस्टोस्टेरोन की रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लैडिंग सेल से या टेस्टोस्टेरोन को क्या करे, रिलीज़ करे। अब अगर किसी बंदे में नॉर्मल हाइपोथैलेमस है तो नॉर्मली GnRH रिलीज होगा, तो गोनेडोट्रोप्स पे ये GnRH एक्ट करेगा, वहाँ से LH एंड FSH नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होगा। FSH LH नॉर्मल अमाउंट में होगा तो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली रिलीज होगा, तो उस बंदे में स्पर्म की जो प्रोडक्शन है नॉर्मल होगी, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली होगी। अब अगर किसी बंदे में ये हाइपोथैलेमस ख़राब हो जाए, फर्स्ट अगर किसी बंदे में ये हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर दे, तो अगर हाइपोथैलेमस में प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, आर्कुएट न्यूक्लियस ख़राब हो जाए तो क्या GnRH रिलीज़ होगा, तो GnRH रिलीज़ नहीं होगा। जब GnRH रिलीज़ नहीं होगा तो क्या GnRH नीचे आके FSH और LH को रिलीज़ कर पाएगा, नहीं। FSH LH रिलीज़ नहीं होगा तो क्या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होंगे, नहीं। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, नॉर्मल, नहीं। तो क्या ये जो मेल है ये फर्टिलिटी काज कर सकता है, नहीं। तो फर्स्ट जो काज है नॉर्मल काउंट एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, दैट इज हाइपोथैलेमिक इफेक्ट। हाइपोथैलेमस की डैमेजिंग की वजह से, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस डैमेजिंग की वजह से जो मेल है वो इनफर्टाइल कर सकता है। कैसे कि स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो वो मेल जो है वो क्या कर जाएगा, वो इनफर्टाइल कर जाएगा, वो फर्टिलिटी से क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस ठीक है, हाइपोथैलेमस अपना काम कर रहा है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ठीक है, आर्कुएट न्यूक्लियस ठीक है, GnRH भी रिलीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स खराब हो चुके हैं। ये क्या है, फर्स्ट हाइपोथैलेमस खराब है, सेकंड हाइपोथैलेमस ठीक है, GnRH ऊपर से रिलीज हो रहा है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के जो गोनेडोट्रोप्स है वही खराब है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ख़राब है। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी के ये सेल ख़राब है तो GnRH आके इस यहाँ पे किस चीज़ पे एक्ट करेगा, कोई चीज़ नहीं है एक्ट करने के लिए। तो क्या ये जो सेल ख़राब है तो क्या ये FSH LH रिलीज़ कर पाएंगे, नहीं। जब FSH LH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ नहीं होंगे तो क्या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, नहीं। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, नहीं। तो मेल क्या कर जाएगा, इनफर्टाइल कर जाएगा। तो सेकंड रीज़न क्या है, स्पर्म के नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन, स्पर्म के काउंट में डिक्रीज एंड स्पर्म के स्ट्रक्चर में डिक्रीज, तो दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेजिंग, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेजिंग। थर्ड जो चीज़ है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ठीक है, इट्स ओके, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो रहा है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ठीक है, तो GnRH आके गोनेडोट्रोप से एक्ट भी कर रहा है, वहाँ से FSH LH भी रिलीज हो रहा है। अब FSH LH आएगा तो यहाँ पे लैडिंग सेल पे अटैच होगा, लैडिंग सेल को एक्टिवेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब अगर टेस्टिस में ही कोई मसला है, टेस्टिस में ही क्या है, कोई मसला है, टेस्टिस ही ख़राब है, तो टेस्टिस में कैंसर है, ट्यूमर है, डैमेज है, ट्रॉमा लगा है टेस्टिस को, जिसकी वजह से लैडिंग सेल सारे ख़राब है, ये जो जर्म सेल है जिससे स्पर्म बनते हैं वो सारे ख़राब है, तो क्या टेस्टोस्टेरोन इफेक्टिवनेस है,
क्या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा? अगर लैडिंग सेल खराब है तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर लैडिंग सेल ठीक है, जर्म सेल खराब है तो टेस्टोस्टेरोन किस चीज़ से स्पर्म बनाएंगे? ठीक है, तो थर्ड रीज़न जो है, फर्स्ट हाइपोथैलेमस इज ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी इज ओके, यहाँ पे टेस्टिस में ही खराबी है। तो टेस्टिस में जब खराबी होगी तो क्या FSH LH आके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर पाएगा? अगर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर भी रहा है, ठीक है, लैडिंग सेल ठीक है, लैडिंग सेल इज ओके, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो ही रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो ख़राब है, तो यहाँ पे कैंसर है, तो यहाँ पे ट्यूमर है, तो यहाँ पे ट्रॉमा है, तो जब वो सेल ही ख़राब है जिससे स्पर्म ने बनना है तो क्या टेस्टोस्टेरोन इफेक्टिवनेस है? क्या FSH LH इफेक्टिवनेस है? क्या GnRH इफेक्टिवनेस है? नहीं। तो इस बंदे में भी स्पर्म की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी, और ये जो मेल है ये क्या कर जाएगा? इनफर्टाइल कर जाएगा। तो ये है तीसरी रीज़न, यह है तीसरी रीज़न जिसकी वजह से जो स्पर्म की काउंट है, जो स्पर्म की काउंट है वो क्या हो सकती है? डिक्रीज हो सकती है, स्पर्म की प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकती है, और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्दो हाइपोथैलेमस इज ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी इज ओके, यहाँ पे ये सारा टेस्टिस इज ओके। ठीक है, तो फोर्थ जो रीज़न है, अब जो स्पर्म होंगे ये जैसे ही नॉर्मली, फॉर एग्जांपल 60% ये क्या है? स्ट्रक्चर लिहाज से ठीक है, 40% वर्गली एक्टिव भी है। अभी यहाँ पे आएंगे तो वॉज डिफरेंशिया के ज़रिए कहाँ पे स्टोर होंगे? एपिडिडमिस में। कहाँ पे स्टोर होंगे? एपिडिडमिस में। अब एपिडिडमिस में ये सारे स्टोर हैं ठीक तरीके से, एक्टिव भी है, स्ट्रक्चरली भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, काउंट भी नॉर्मल है। अभी यहाँ पे स्टोर होंगे। जब इजाकुलेशन होती है, जब इजाकुलेशन होती है तो इस स्पर्म ने जाना होता है, यहाँ से निकलना होता है वॉज डिफरेंस से जाके थ्रू यूरोजेनिटल ट्रैक कहाँ जाना होता है? इसने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन काज करनी होती है। अब इसके लिए एक पाथवे है, इसके लिए क्या है? एक पाथवे है। उस पाथवे के ज़रिए इसने जाना होगा और वहाँ पे पहुँचना होगा। अब अगर किसी बंदे में ये पाथवे ही ऑब्स्ट्रक्ट है, तो अब फॉर एग्जांपल ये पाथवे यहाँ पे क्या है? ये ब्लॉक है, ये पाथवे यहाँ पे क्या है? ब्लॉक है। अब ये पाथवे अगर ब्लॉक है, ये पाथवे, ये वॉज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वॉज डिफरेंस यहाँ पे ब्लॉक है। ऑल दो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, ऑल दो स्पर्म नॉर्मल है, ऑल दो सब कुछ नॉर्मल है, हार्मोन भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ये जो पाथवे है जिसके ज़रिए इन स्पर्म ने जाना होगा और पहुँचना होगा वहाँ पे ओवम को, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन काज करनी होगी, तो क्या ये स्पर्म ड्यूरिंग इजाकुलेशन इस एरिया को क्रॉस कर पाएगा? क्या ये स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा पाएंगे? नहीं। तो ये मेल इनफर्टाइल कर पाएगा कि नहीं? ये फर्टिलाइजेशन काज कर पाएगा कि नहीं? ये फर्टिलाइजेशन काज नहीं कर पाएगा। तो जब ये फर्टिलाइजेशन काज नहीं कर पाएगा तो मेल क्या कर जाएगा? इनफर्टाइल कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ रीज़न इज ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ रीज़न इज ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या है? ये है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी मेल क्या कर सकता है? इनफर्टाइल कर सकता है। अब हाइपोथैलेमस इज ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी इज ओके, टेस्टिस इज ओके, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन इज ओके। ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं है, सीधा साधा जो रास्ता है वो ठीक है। लास्ट वन इज एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मैंने क्या कहा था कि जो एरेक्शन होती है बिफोर इजाकुलेशन, ये स्पर्म जब इजाकुलेट करते हैं तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एरेक्शन। दैट इज कॉल्ड एरेक्शन। ये मैंने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो एरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ये डिस्कस किया था कि पीनस का एक नॉर्मल साइज होना चाहिए, पीनस का एक नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, नॉर्मल लेंथ में ये होने चाहिए, ये पीनस जो है ये नॉर्मल लेंथ में होना चाहिए। तो जब पीनस का नॉर्मल साइज़ होगा, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होगा, एरेक्ट होगा, तो उस वक्त ये उस एरिया तक पहुंच सकता है जहां पे ये स्पर्म नॉर्मली पहुंचने चाहिए, स्पर्म नॉर्मली इजैकुलेट होने चाहिए इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेचुरल फर्टिलाइजेशन में। अब अगर जो मेल है उसका ये जो पीनस है ये एरेक्ट ही नहीं हो रहा, तो ये एरेक्ट ही नहीं हो रहा, तो जब ये एरेक्ट ही नहीं हो रहा तो आल्दो ये स्पर्म आते हैं ऊपर से, आल्दो ये स्पर्म क्या करते हैं, आते हैं ऊपर से, जब ये एरेक्ट ही नहीं हो रहा, ये एरेक्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या ये स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच सकते हैं जहां पे इसने नॉर्मली पहुंचना होता है, जहाँ पे नॉर्मली पहुंचना होता है। अब फॉर एग्जांपल इसकी बात ऐसी है जैसे कि मतलब एक ट्यूब इतनी होनी चाहिए बड़ी,
एक ट्यूब इतनी होनी चाहिए बड़ी, उसकी जो हार्डनेस है वो भी होनी चाहिए, उसका जो लेंथ भी है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन वो ट्यूब उतनी है नहीं जितनी चाहिए होती है। तो क्या उसमें जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो क्या वो उस जगह तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो सिमिलरली पिनाइल एरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिनाइल एरेक्शन फॉर नेचुरल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पिनाइल एरेक्शन नहीं है तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म इजैकुलेट तो हो जाते हैं लेकिन एरेक्शन ना होने की वजह से उस एरिया तक नहीं पहुंचते जहां तक इसने पहुंचना होता है और फर्टिलाइजेशन कास्ट करनी होती है। ठीक है, तो लास्ट वन जिसकी वजह से कोई भी मेल इनफर्टाइल कर सकता है दैट इज, और एरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट रीजन है दैट इज न्यूरोनल डैमेज। न्यूरोनल डैमेज मीन कि हमने क्या कहा था कि एरेक्शन होती कैसे है कि फर्स्ट किसी वजह से आप लोग एक्टिवेट हो गए हैं तो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है कि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीनस के जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे एक्ट करते हैं, एरेक्टाइल मसल पे एक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पीनस क्या कर जाता है, वाइड हो जाता है, पीनस की लेंथ इंक्रीज हो जाती है एंड पीनस स्ट्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे वेसल्स डायलिटेशन होती है, डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी वजह से पीनल एरेक्ट करता है और पीनल की एरेक्शन हो सकती है। अब अगर किसी बंदे में ये न्यूरॉन्स जो है ये डैमेज हो चुके हैं, तो अगर ये न्यूरॉन्स वो एरिया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड का वो एरिया जहाँ पे ये जो न्यूरॉन ओरिजिनेट है जिसने पीनस को सप्लाई करनी है और पीनस को एरेक्ट करना है, तो वो ख़राब है, तो क्या एरेक्शन हो सकती है? क्या एरेक्शन हो सकती है? एरेक्शन नहीं होगी। तो जब एरेक्शन नहीं होगी, मेल की जो पीनस की एरेक्शन है वो नहीं होगी, तो क्या स्पर्म उस पर्टिकुलर एरिया में इजैकुलेट कर पाएंगे जहाँ पे इसने इजैकुलेट होना है? तो वहाँ पे ये इजैकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस मेल में, इन कपल में फर्टिलाइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या ये मेल इनफर्टाइल हो गया कि नहीं हो गया? इनफर्टाइल हो गया। ऑल दो इस मेल में ये जो खराबी आई है, इसमें इसके स्पर्म ठीक है, उसका काउंट ठीक है, उसका सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी जो पीनस है वो ख़राब हो चुका है, उसकी जो एरेक्शन है वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं काज कर पा रहा। तो जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन काज नहीं कर पाया तो ये मेल क्या कर जाएगा? इनफर्टाइल कर जाएगा। अब इस प्रोसीजर में, इस तरीके में, इसमें हम इस मेल के स्पर्म को उठा सकते हैं और उसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये इसका जो मेजर जो फंक्शन है फर्टिलिटी का वो बहाल है, लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा ड्यू टू पिनाइल एरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो पीनस की एरेक्शन में जो फर्स्ट काज है दैट इज अ न्यूरोनल डैमेज, दैट इज अ न्यूरोनल डैमेज। सेकंड, न्यूरॉन ठीक है, किसी बंदे को स्ट्रेस है या एंजाइटी है या इमोशनली वो एक्टिवेट है, डिप्रेशन में है। तो जब भी कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, एंजियस होता है, एक मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो दैट इज़ परफॉर्मेंस एंजाइटी। इस पे बहुत सी मूवीज़ बनी हैं। ठीक है, तो मूवीज़ में ये सारा कुछ बताते हैं कि परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से भी मेल जो है वो इनफर्टाइल कर सकता है। तो वो कैसे होता है कि कोई भी बंदा स्ट्रेस में होता है, कोई भी बंदा एंजियस होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उस वक्त क्या करता है कि ड्यूरिंग डिप्रेशन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है, और उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि वो इजैकुलेशन तो कर लेता है, लेकिन वो एरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नहीं छोड़ता कि वो एरेक्शन कर ले। तो उसकी वजह से भी एरेक्शन नहीं होती, इजैकुलेशन एरेक्शन से पहले हो जाती है। इजैकुलेशन एरेक्शन से पहले होती है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो जो एरेक्शन है वो रिसेसिव हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिसेसिव हो जाता है और सिंपैथेटिक की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से बिफोर एरेक्शन इजैकुलेशन हो जाती है। तो वो जो मेल होता है वो इनफर्टाइल कर सकता है। तो ये भी जो इनफर्टिलिटी है ये ठीक हो सकती है। डिप्रेशन ख़त्म हो जाए,
डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, अगर स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, अगर आपका जो डरना है, जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाए, तो ये जो इरेक्शन है ये नॉर्मल हो सकती है, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा एंजियस है, डिप्रेशन में है और स्ट्रेस में है, तो उस वक्त उसमें पॉसिबल है कि इरेक्शन ना हो, और इरेक्शन नहीं होगी तो जो डिज़ायरेबल जो अचीवमेंट है जिस इरेक्शन के वक्त वो स्पर्म उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचने होते हैं, तो वो नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जो लास्ट कुछ मेडिकेशन आप लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो आपकी इरेक्शन है वो क्या हो जाए, वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो जब इरेक्शन नहीं होगी तो सिमिलरली फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जो लास्ट वन है दैट इज़ ब्लड फ्लो, दैट इज़ ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज़ ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लड फ्लो मीन कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होते हैं कि मैंने कहा था कि इस जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं इसके इर्द गिर्द ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन्स होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ड्यूरिंग इरेक्शन उन ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है, और उन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लड वेसल को क्या करता है, ये डायलेट करता है। अब जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होंगे तभी जो है वो इरेक्शन होगी। अगर ये ब्लड वेसल डायलेट ना हो तो, अगर ये ब्लड वेसल डायलेट ना हो तो क्या इरेक्शन होगी? जब इरेक्शन नहीं होगी तो क्या फर्टिलाइजेशन के चांसेस है, तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो रीज़न है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्लड फ्लो रिड्यूस टू द पीनस, तो ये वो काजेज़ है इनफर्टिलिटी के जिसमें वो जो मेल होता है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजेशन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन ये ठीक हो सकता है, सकता है। सेकंड जो वो काजेज है जिसकी वजह से जो मेल है वो ना ही आर्टिफिशियल तरीके से वो कर सकता है, यूटिलाइज हो सकता है, ना ही नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन काज कर सकता है। तो वो क्या है कि यहाँ पे अगर ये टेस्टिस ख़राब हो जाए, या टेस्टिस ख़राब हो जाए, तो टेस्टिस की ख़राबी की वजह से जब स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, मतलब वो फैक्ट्री ख़राब हो गई है जिसने स्पर्म बनाना है, तो फैक्ट्रीज़ में क्या होगा, नई फैक्ट्री लगाएंगे, अभी तक ये नई फैक्ट्री बनी नहीं है कि कोई नई फैक्ट्री इस तरह की लगा सके जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे अगर किसी बंदे में ये टेस्टिस ख़राब हो जाए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ख़राब हो जाएं, तो उसमें ये चांसेस है कि ना ही नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन काज हो, ना ही आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन काज हो, और ये जो मेल है ये क्या कर जाता है, इनफर्टाइल कर जाता है। तो ये होल जो था ये है इनफर्टिलिटी के बारे में, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि मेल कैसे इनफर्टाइल कर सकता है। होपफुली इस लेक्चर से आपको इनफर्टिलिटी की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, मेल इनफर्टिलिटी की। फीमेल इनफर्टिलिटी के अलग से काजेज़ होते हैं, वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।